हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देख सकते हैं साथियों, चैप्टर 10 पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स का साथियों, यानी भौतिक विज्ञान का। तो आप देख सकते हैं, ये नोट्स पढ़कर आप 95% नंबर बना सकते हैं। बात सही साथियों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात का मतलब बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, नियमित परावर्तन। क्या है? जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट आती हैं। नंबर 2, विसरित परावर्तन। इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती हैं। अब साथियों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसको देख लेना है आपको। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। सर्वाधिक वेग निर्वात में, न्यूनतम वेग कांच में। इसके बाद परावर्तन के नियम। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण I एवं प्रवर्तन कोण R का मान बराबर होता है। नंबर 3, परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। आगे साथियों क्या है? समतल दर्पण। जो दर्पण एकदम समतल या स्पष्ट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। साथियों, ये नोट्स में बहुत आप सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो इसमें उतना ही लिखा गया है जितने से आपको काम चल जाए और परीक्षा में आप लिख के चले आएँ और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। उतना ही लिखा है साथियों इसमें। तो चलिए अब यहाँ तक अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साथियों, इसके बाद हम अब देखिए साथियों, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। नंबर 1, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नंबर 2, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर भी बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। नंबर 3, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। नंबर 4, प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। तो साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है साथियों। अब आगे देखिए, पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण कहते हैं। तो साथियों, यदि हम वैसे भी जब शीशे में देखते हैं, अगर हम दाएं देखेंगे तो बाएं दिखाई देगा, बाएं देखेंगे तो दाएं दिखाई देगा, इस तरह जो है होता है। अब आगे क्या है? गोलीय दर्पण।
ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। नंबर 2 उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव। देखिए, दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या साथियों क्या होती है? गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से दर्शाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब वक्रता केंद्र क्या है? नंबर 4 गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 6 फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तो दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2 होगी। यानी देख सकते हैं F बराबर R/2। अब द्वारक क्या है? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। आगे अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो नंबर 1 दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। नंबर 2 से साथियों इसमें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नंबर 3 अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। नंबर 4 अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। देख सकते हैं साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों किसी प्रकार की विसंगति हो तो आप इस वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। रोक के देखिए। आप देखिए साथियों, दिखाई दे रहा है। चलिए पार्ट 2 अब इसका है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 है, सेकेंड। अब देख सकते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ क्या है। नंबर 1 वस्तु की स्थिति अनंत पर।
अगर अनंत पर वस्तु है तो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस यफ पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। यही परीक्षा में पूछता है कि बताइए जब कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, तो लिखना है अत्यधिक छोटा। फिर पूछा जाएगा जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो फोकस एफ पर। या फिर अगर पूछ लिया कि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो क्या बताना है, वास्तविक एवं उल्टा, बस। अब नंबर 2 क्या है, वस्तु की स्थिति सी पर। अब प्रतिबिंब की स्थिति सी क्या है, प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ 8 मीटर सेकंड। प्रतिबिंब की स्थिति यफ तथा सी के बीच। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा इसमें भी। उसके बाद भी वस्तु जब सी पर रहे, वस्तु सी पर, प्रतिबिंब की स्थिति सी पे होगी। प्रतिबिंब का आकार समान होगा। प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक एवं उल्टा। नंबर 4, वस्तु सी तथा एफ के बीच अगर होगी तो क्या हो, प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। अब वस्तु यफ पर क्या है, यफ पर, यहाँ यफ है, यफ पर क्या, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। चलिए देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब नंबर 6, वस्तु पी तथा एफ के बीच है, यानी पी व एफ के बीच है। पी व एफ के बीच में क्या, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस यफ पर दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति पी तथा एफ के बीच, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के उपयोग क्या हैं। नंबर 1, अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। नंबर 2, दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। नंबर 3, सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है साथियों। चलिए इसके बाद और क्या है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब उत्तल दर्पणों के उपयोग। नंबर 1, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। नंबर 2, ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सकते हैं। यानी उत्तल दर्पण लगे होते हैं साथियों वाहन में, गाड़ियों में देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी आ रही है पीछे से तो ड्राइवर देख लेगा उसी शीशे में झाँक करके, तो वहाँ कौन सा दर्पण रहेगा गाड़ियों में, तो उत्तल दर्पण काम करता है, यह लगा रहता है। और नंबर 3, उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं यद्यपि यह छोटा होता है। नंबर 4, उत्तल दर्पणों का दृष्टि से भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं।
अगली हेडिंग देखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। गोलीय दर्पणों से प्रवर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का यक्ष अक्ष यक्ष डैश लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। नंबर 1, वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। नंबर 3, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। नंबर 4, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जैसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम एक अक्ष बनाएं, इधर क्या होगा, इधर नीचे, इधर देखो ये इधर प्लस हो जाएगा दोनों। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, इधर ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस इधर, बाकी ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस और ये माइनस हो जाएगा साथियों, यहाँ माइनस। तो उसी तरह कह रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u, दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f से प्रदर्शित करते हैं। तो देख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। तो u 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये है। आवर्धन क्या है साथियों, आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि बिंब वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, तब गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, यम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h। तो आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यम बराबर हो जाएगा -v/u। देख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा है, अगर ऋण है तो वास्तविक उल्टा है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। अगर धनात्मक है तो सीधा, वास्तविक है तो उल्टा है। ऋणात्मक है तो उल्टा और धनात्मक है तो सीधा। अब आगे क्या है, आवर्धन प्लस 1.5 का क्या अभिप्राय है। प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा, जो वस्तु के आकार का 1.5 गुना बनेगा। देख सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए साथियों पार्ट नंबर 3 इसका देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है साथियों। नोट, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है।
अब कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। जब आपतित किरण AB सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अपवर्तन पृष्ठ CD से होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब अपवर्तन के नियम क्या हैं? नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर क्या है? स्नेल का नियम है साथियों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट बहुत महत्वपूर्ण है। चलो इसका हम फिगर ही बना देंगे, फिगर बना के समझा देंगे। और आगे पहले हम हेडिंग ए से पढ़ा ले परिभाषा टाइप में, उसके बाद हम इसका फिगर बनाते हैं क्या होता है। यदि अपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तब साइन आई बटे साइन आर स्थिरांक। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। माध्यम 1 में प्रवेश की चाल v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे n/1 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या है? n/1 या n/21 आप कह सकते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बराबर v1 बटे v2 दे सकते हैं। इसी प्रकार n12 माध्यम 2 में, अब देखो पहले इसमें 2 है तो यहाँ ऊपर 1 हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ ऊपर 2 हो गया। इस तरह से माध्यम 2 में प्रकाश की चाल c बटे v, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में आ जाएगा। नोट: यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। nm बराबर वायु में प्रकाश चाल बटे माध्यम में प्रकाश चाल c बटे v होगा साथियों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे, सब मालूम हो जाएगा साथियों। यदि आप नोट्स बनाना चाहें रोक कर वीडियो बना सकते हैं। बाकी इसका फिगर हम किसी वीडियो में फिगर बनाएंगे। पहले हम हेडिंग दार पूरा करा लें इस तरह से। तो उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। अब पार्ट 4 से साथियों, लेंस बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है लेंस कहलाते हैं। अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ गोली होता है। लेंस के प्रकार: लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या है? जिस लेंस में बाहर की ओर 2 गोली पृष्ठ होते हैं उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं और यह लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। नंबर 2 अवतल लेंस। जिस लेंस में अंदर की ओर वक्रित 2 गोली पृष्ठ होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं और इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यह लेंस किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं। नोट कर लीजिए साथियों इसको।
उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे साथियों। अब देखिए साथियों, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हाँ तो साथियों, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख सकते हैं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1, वक्रता केंद्र। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल, दो गोली पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इसे गोले के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इसे C1 व C2 से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2, मुख्य अक्ष। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। नंबर 3, प्रकाशिक केंद्र। लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे O से निरूपित करते हैं। नंबर 4, द्वारक। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। नंबर 5, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उससे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसारित होती प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब नंबर 6, फोकस दूरी। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फिर देख लीजिए, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को F से दर्शाया जाता है। अब आगे साथियों, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। नंबर 2, जब वस्तु 2F1 पर पड़े हों तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच। प्रतिबिंब का आकार छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। नंबर 3, जब वस्तु 2F1 पर हो। प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर। प्रतिबिंब का आकार समान आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। नंबर 4, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो। प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से परे। प्रतिबिंब का आकार बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। नंबर 5, जब वस्तु फोकस F1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। नंबर 6, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति बराबर जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब का आकार बराबर बड़ा हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब का आकार बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति जिस ओर बिंब हो लेंस के उसी ओर होता है। चलिए साथियों, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। नंबर 1, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा।
प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। नंबर 2 अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच। तो साथियों प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच, प्रतिबिंब का आकार छोटा। अगला प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा, इस तरह हो जाएगा। अब आगे गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। नंबर 1 सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की दूरी ऋणात्मक होती हैं, प्लस माइनस होती हैं, यानी लेंस की ऋणात्मक ली जाती है। नंबर 3 प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक, बाईं ओर मतलब इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक, ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक मापी जाती है। लेंस सूत्र क्या है साथियों, यदि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f हो तो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, देख सकते हैं लिखा है। आवर्धन क्या है। आवर्धन किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। यम बराबर है साथियों प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी h'/h, देख सकते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v हो तो आवर्धन यम बराबर, चलिए नोट करिए साथियों। आवर्धन यम बराबर क्या होगा, आवर्धन यम बराबर होगा साथियों क्या, देख सकते हैं। आवर्धन यम बराबर h'/h v/u। अब लेंस की क्षमता क्या है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसारित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, देख सकते हैं P बराबर 1/f। अब लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, अब डायोप्टर ऐसे भी लिखा जाता है, डायोप्टर इसे D से प्रदर्शित करते हैं। डायोप्टर है जबकि फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था प्रकाश का, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है परीक्षा में और इस बार भी आएगा। तो आप इसको बिल्कुल आप हमारे साथ लग करके इसको जो है अध्ययन कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें किस प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। मैंने सारी परिभाषा बता दिया और इसका जो है फिगर हम किसी वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। प्लीज़ साथियों जो लोग नहीं जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो टाइम निकाल के देखते हैं। इसलिए आप लोगों की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और साथियों मेरा प्रयास रहता है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूं और कैसे आपकी परीक्षा में अधिक अंक आए उसके लिए मैं रात दिन प्रयासरत हूं। तो ये वीडियो हुआ साथियों पूरा। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।